हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी लोगों का सीटेट 2024 की साइकोलॉजी की एक और न्यू क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी साइकोलॉजी की क्लास नंबर सेकंड है। जिन्होंने भी जो साइकोलॉजी की प्रीवियस क्लास है, फर्स्ट क्लास है, और साथ ही में जो अदर क्लासेस हैं, हिंदी पेडागोजी, इन्वायरमेंट, साइकोलॉजी के सिद्धांत, उनको नहीं देखा है तो उन सभी क्लासेस की प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग उन क्लासेस को भी देख लें। ये जो क्वेश्चन है ना साइकोलॉजी के, ये सिर्फ सी टेट के लिए ही नहीं बल्कि जितने भी टेट एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि हम बात करेंगे एम पी टेट की, एच टेट की, यू टेट की, जो एच टेट वगैरह हैं, यू टेट हैं, यू पी टेट हैं, उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सभी के सभी क्वेश्चन जो है ना भाई एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह किसने किसने किया था? ये फ्रोबेल ने किया था। जो किंडरगार्टन विधि है उसका प्रतिपादन किसने किया था? फ्रोबेल ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में। देखिए, ये तो हो गया कि किंडरगार्टन प्रणाली के प्रतिपादक कौन है? फ्रोवेल महोदय हैं। बट यहाँ पर हम किंडरगार्टन का अर्थ भी समझ लेते हैं, क्योंकि किंडरगार्टन का अर्थ भी जो है ना पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो जो किंडरगार्टन है उसका अर्थ होता है बच्चों का उद्यान, या यूँ कहें हम बच्चों का बगीचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं। जो संकल्पनात्मक जो परामर्श है उसके जन्मदाता कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो थॉर्न है ना, इनको संकल्पनात्मक परामर्श के जन्मदाता कहा जाता है। आइए जान लेते हैं संकल्पनात्मक परामर्श के बारे में। तो देखिएगा, संकल्पनात्मक परामर्श के जन्मदाता एफ सी थॉर्न है। इनका पूरा नाम क्या है? एफ सी थॉर्न। इस प्रकार के परामर्श में परामर्शदाता ना तो अधिक सक्रिय होता है और ना ही अधिक निष्क्रिय होता है। ठीक है, ये जो संकल्पनात्मक परामर्श है, ठीक है, ये किसने दिया है? ये थॉर्न ने दिया है। तो इसमें क्या कहा गया है कि परामर्शदाता जो रहता है ना, ना तो अधिक ज़्यादा सक्रिय होता है और ना ही अधिक ज़्यादा निष्क्रिय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु, मतलब छात्र का अवांछित मतलब जो है ना उसका दुर्व्यवहार, उसके संशोधन के लिए प्रभावी विधि कौन सी है? उसे माता पिता को सूचित करना चाहिए। छात्र को देखिए दंडित बिल्कुल नहीं करना है। सूचित करने से क्या हो जाएगा? उसके माता पिता को क्या उसका अवांछित जो व्यवहार है वह सही हो जाएगा। हमको क्या करना है? उसके जो व्यवहार है ना उसको सही करना है। उसे नज़रअंदाज भी नहीं करेंगे। अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाएंगे कि वह किस कारण से इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है और उसको सही करने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया संबंधित है। देखिए, हम इसकी एक ट्रिक भी देख लेंगे। ये जो विकार है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? लेखन संबंधी विकास है, विकार है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, लेखन संबंधी समस्या है, या फिर पढ़ने संबंधी समस्या, गणितीय कौशल संबंधी समस्या, या फिर वाक क्षमता संबंधी विकार। तो ये किस प्रकार का विकार है? तो ये जो है देखिएगा, हम बात करते हैं डिसलेक्सिया की। तो देखिए, इसको आप क्या पढ़ते हैं? एल यू एक्स को, तो इसको लक्स पढ़ते हैं ना। बट जब स्टार्टिंग में जो बच्चा छोटा होता है ना उसको आप इंग्लिश सिखाएंगे तो यहाँ पर वह इसका उच्चारण कुछ इस प्रकार से करता है, लुक्स पढ़ता है। क्या करता है? लुक्स पढ़ता है। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं लेक्सी या लुक्स, मतलब लक्स को क्या पढ़ रहा है? लुक्स पढ़ रहा है। तो ये पढ़ने में उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो हम कह सकते हैं जो डिसलेक्सिया संबंधित है वह पढ़ने संबंधी समस्या से संबंधित है। आगे देखिएगा, यहाँ पर देखिए कुछ विकार हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लेखन संबंधी समस्या क्या कहलाती है? डिसमोर्फिया भी कहलाती है और डिसप्रैक्सिया भी कहलाती है। पढ़ने संबंधी समस्या डिसलेक्सिया कहलाती है। जो गणित कौशल संबंधी समस्या रहती है उसको डिसकैलकुलिया कहते हैं। मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता को अफेजिया या डिस्फेजिया कहते हैं। ये सभी के सभी आप लोग याद कर लेना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। और ये जो हमने क्वेश्चन पढ़ा है ना ऊपर, जो प्रीवियस क्वेश्चन है डिसलेक्सिया, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार जो है ना पूछा जा चुका है, तो इसको ज़रूर से याद रखिएगा। आगे देखिएगा, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं? ब्रेल लिपि एवं जो टेप रिकॉर्डिंग है किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं? तो ये जो किए जाते हैं ना, ये ऑप्शन नंबर वी, दृष्टिबाधित जो बालक रहते हैं ना उन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि और टेप रिकॉर्डिंग जो है ना उसके द्वारा उनको शिक्षा प्रदान की जाती है। ब्रेल लिपि तथा टेप रिकॉर्डिंग दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिक्षा शास्त्र, ठीक है, आगे देखिएगा यहाँ पर CWSN अर्थ है, ठीक है, जो देखिएगा यहाँ पर
CWSN का अर्थ है। तो CWSN का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। CWSN का अर्थ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक। CWSN का अर्थ होता है विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा CWSN का तात्पर्य चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जिनको ठीक है स्पेशल आवश्यकता होती है, विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे रहते हैं ना, उनको CWSN कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है। यहाँ पर परामर्श का तत्व कौन सा नहीं है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भौतिक वृद्धि जो है ना वह परामर्श का तत्व नहीं है। परामर्श का तत्व साक्षात्कार, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरव्यू बोला जाता है, विश्वास, संप्रेषण होता है, किंतु इससे भौतिक वृद्धि सम्मिलित नहीं होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद में जो है ना प्रयागराज में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, इसका नया नाम क्या है, प्रयागराज है, प्रयागराज में स्थित है मनोविज्ञान शाला। सन 1942 ईस्वी में इलाहाबाद या यूँ कहें प्रयागराज में एक मनोवैज्ञानिक निर्देशन ब्यूरो स्थापित किया गया। यह कार्य आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में किया गया था। तो इनको भी याद रखना है, आचार्य नरेंद्र देव को। जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का किससे था, तो वह उनका बंदरों से था, क्योंकि कोहलर ने बंदरों पर प्रयोग किया था। आगे देखिएगा, यहाँ पर इसको आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। जो संबंध स्किनर का चूहों से, थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का वनमानुष मतलब बंदरों से था। कोहलर के सिद्धांत को अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत भी कहा गया है। यहाँ पर देखिए, हम कहने को तो जो क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, बट उससे रिलेटेड हम लोग 2-3 क्वेश्चन और जान लेते हैं। इससे क्या रहता है कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं ना, तो उन क्वेश्चन को भी हम लोग जो है काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। अधिगम का पठार है, तो अधिगम का पठार क्या है, अधिगम की समाप्ति, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, अधिगम में दोष, अधिगम में अवरोध। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अधिगम में अवरुद्ध उत्पन्न मतलब अब जो अवरुद्ध वर्धन रहता है, अधिगम में प्रॉब्लम आती, सीखने में प्रॉब्लम हो, कभी सीख रहा है कभी नहीं सीख रहा है, तो अधिगम पठार होता है। अधिगम का पठार अधिगम में अवरुद्ध वर्धन का सूचक होता है। अधिगम वक्र का कुछ भाग अत्यंत कम उन्नति को प्रदर्शित करता है। नागण्य उन्नति को प्रदर्शित करने वाले इस प्रकार के भाग अधिगम के पठार कहलाते हैं। कि मतलब बच्चा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सीख रहा है, तो वह अधिगम के पठार कहलाते हैं। देखिए, यहाँ पर पुस्तक के बारे में पूछा गया है। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्किनर ने इस पुस्तक का लेखन किया है। कौन सी पुस्तक है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक स्किनर महोदय हैं। ये भी आपको याद रखना है। छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, जो छात्र हैं उनमें सही व्यवहार जो है उसका प्रशिक्षण दिया जा सके, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पुरस्कार, प्रशंसा, दंड, या यूँ कहें सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि आप अच्छा व्यवहार करेंगे तो बच्चे भी अच्छा व्यवहार करेंगे। छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण है। यदि शिक्षक द्वारा विद्यार्थी के समक्ष आदर्श व्यवहार प्रस्तुत किया जाता है तो बालक भी उचित व्यवहार प्रस्तुत करता है। समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था, तो यहाँ पर देखिएगा, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था, कोहलर, हल, केंडलर या फिर विक्र ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम बात करते हैं यहाँ पर समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था, तो हल ने किया था। यहाँ पर क्लर्क हल ने प्रस्तावित किया था। हल सीखने की विधि को परिकल्पित निगमनात्मक विधि या तार्किक निगमनात्मक विधि कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनमें से कौन सा शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है, तो शिक्षण की विचारधारा से संबंधित कौन सा नहीं है, DW एलन, बुश, डेविड ह्यूम या फिर एचिसन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से CW एलन, बुश तथा एचिसन संबंधित हैं, किंतु डेविड ह्यूम इससे संबंधित नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा। डेविड जो ह्यूम है ना, इससे संबंधित नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है, तो स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, परावर्ती स्तर, या हम यहाँ पर बात करेंगे देखिएगा दूरवर्ती स्तर। तो कौन सा स्तर जो है ना वह किसका स्तर नहीं है, शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ पर
हम देख सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। शिक्षण अधिगम का स्तर एक स्मृति स्तर, अवबोधन स्तर है, परावर्ती स्तर है, बट हम बात करें दूरवर्ती स्तर, इसका स्तर नहीं है। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। ये जो 15 क्वेश्चन है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अभी हम लोग आगे भी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा 16 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नहीं है। तो जनतांत्रिक शिक्षण किस प्रकार की शिक्षा में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, व्याख्यान जो है ना इस प्रकार की जो मतलब शिक्षा रहती है, ठीक है, किस प्रकार की, व्याख्यान टाइप की, मतलब व्याख्यान करके आप शिक्षा दे रहे हैं, तो वह जनतांत्रिक नहीं होती है। व्याख्यान कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। व्याख्यान किसी अध्यापक अथवा विशिष्ट व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जो अपने विचार प्रकट करते हैं और बच्चे चुपचाप सुनते रहते हैं। उनको क्या रहता है, वह अपने विचारों को भी प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है। तो बताइए समावेशी शिक्षा की विशेषता कौन सी नहीं है। देखिएगा समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया, ये बात तो बिल्कुल सही है। यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ से ये सेंटेंस गलत है। एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन बी, ऑप्शन नंबर बी है, यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है पूछा है, ठीक है ना। इसलिए ये जो है ना, देखिए समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया, यहाँ तक सही है। यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, बट हमसे नहीं पूछा है। यह केवल विशेष आवश्यकता, सिर्फ जो यदि देखिए केवल आ जाए, ठीक है, तो ओनली और जो केवल है ना ये तो नेगेटिव टैग वर्ड्स हो गया है। तो हम यह कह सकते हैं कि यह किसी एक बच्चे के लिए नहीं है, ये सभी बच्चों के लिए समावेशी, मतलब समावेश करके पढ़ाना बच्चों को। यह दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव है, बिल्कुल है। यह सभी विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। देखिए अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा का अर्थ विभिन्न अक्षमताओं वाले बच्चों को नियमित कक्षाओं में अन्य बिना किसी अक्षमता वाले बच्चों के साथ शामिल करने से लगाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है ना, अभिभावक कथन, तो ये फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है। फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली में शिक्षक कथन, छात्र कथन तथा मौन शामिल है, किंतु अभिभावक कथन शामिल नहीं है। संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या होती है। ध्वनिग्राम, रूपग्राम, पद या फिर शब्द। संभाषण में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर जो रूपग्राम है ना, संभाषण में अर्थ की जो लघुत्तम इकाई है वह क्या है, संभाषण होती है, ठीक है। संभाषण की क्या होती है, रूपग्राम होती है। हम करके सीखते हैं, किसने कहा था, ये जो है ना हम करके सीखते हैं, ये कहा था डॉक्टर मैस ने। किसने कहा था, डॉक्टर मैस ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। तो जो शिक्षण का स्तर है वह कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर वर्णन जो है ना शिक्षण का स्तर नहीं है, बाकी स्मृति, बोध और चिंतन शिक्षण का स्तर है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया कौन सी होती है। तो ये जो है ना, देखिए क्रिया और प्रतिक्रिया यह भी होती है, निदान की भी होती है, प्रत्यक्षीकरण की भी होती है। तो आंसर डी हो जाएगा, तीनों के तीनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। एक बालक, देखिए शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था मुख्यतः संक्रिय क्रिया तथा प्रतिक्रिया होती है और इसके माध्यम से शिक्षण कार्य संपन्न होता है। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। तो क्या निहित है, अनुक्रिय सामान्यीकरण, अनुक्रिय अनुबंधन, उद्दीपक सामान्यीकरण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए उद्दीपक सामान्यीकरण, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, तो इस प्रकार का अनुबंधन क्या कहलाता है, उद्दीपक सामान्यीकरण कहलाता है या होता है। शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्नलिखित में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप एक शिक्षण विधि का चयन कर रहे हैं तो आपको किस चीज़ को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थियों का मानसिक स्तर तो बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो है ना शिक्षण विधि का चयन करेंगे। व्यक्तिगत भेद, क्या इसको भी ध्यान में रखेंगे। अभिभावक की पृष्ठभूमि, विषय की विशिष्ट प्रकृति। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको जो है ना अभिभावक की पृष्ठभूमि को ध्यान में नहीं रखना है कि कोई गरीब है कोई अमीर है, इस प्रकार से आप शिक्षण विधि का चयन करेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाकी सभी को शामिल करेंगे।
शिक्षण विधि का चयन करते समय अभिभावक की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? तो जिज्ञासा की जो कमी है यह बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, अभिवृद्धि में स्थिरता ये बाल्यावस्था की विशेषता है। ठीक है, सामूहिकता की प्रबलता भी बाल्यावस्था की विशेषता है। समूह एवं खेलों में सहभागिता यह भी बाल्यावस्था की विशेषता है। बट जिज्ञासा की कमी ये जो है बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, क्योंकि जिज्ञासा की कमी नहीं होती। बालक जो है ना काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासु होता है। बाल्यावस्था की विशेषता सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, संग्रह प्रवृत्ति, रचनात्मक कार्यों में रुचि, आत्मनिर्भरता की भावना, शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता, जिज्ञासा की प्रबलता आदि होती है, किंतु जिज्ञासा की कमी इस अवस्था में नहीं होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है सबसे पहले। तो कौन सा संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर देखिएगा हम कह सकते हैं आयोजन, उद्भावन, अभिप्रेरणा या फिर प्रबोधन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर ये जो है ना अभिप्रेरणा सृजनात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत आयोजन, उद्भावन तथा प्रबोधन आते हैं। सृजनात्मक अभी जो क्रिया रहती है ना, इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं? आयोजन आता है, उद्भावन आता है और प्रबोधन आता है। बट जो अभिप्रेरणा है ना, इसके अंतर्गत यह नहीं आती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि और विकास का प्रथम चरण है? तो बुद्धि और विकास का कौन सा प्रथम चरण है? नैतिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास या फिर हम कह सकते हैं मानसिक विकास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। देखिए, बुद्धि एवं विकास का प्रथम चरण क्या होता है? शारीरिक विकास होता है। माफ़ कीजिएगा, ये जो है ना बुद्धि नहीं है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, यह वृद्धि है। तो वृद्धि और विकास के निम्न चरण होते हैं: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास और सामाजिक विकास। सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है? संशोधन है, बचाव है, विस्तार है या फिर प्रसार है। तो ये क्या है? एक प्रकार का संशोधन है। जिस प्रकार से बच्चा सीखता जाता है उसके व्यवहार में संशोधन होता जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। तो स्किनर बॉक्स का प्रयोग चालक अधिगम के लिए, शाब्दिक अधिगम के लिए, प्रस्तुत अनुबंधन के लिए या फिर आकस्मिक अधिगम के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर ये जो है ना प्रस्तुत अनुबंधन के लिए स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। आज की इस क्लास का हम लोग अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं। बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में कितने परीक्षण रहते हैं? 4 उप परीक्षण, 5 उप परीक्षण, 8 उप परीक्षण या फिर कितने? 7 उप परीक्षण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। देखिए, इसको हम लोग पूरी तरह से जान लेते हैं। भाटिया बैटरी परीक्षण में 5 उप परीक्षण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कोह ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट, ठीक है, पास अलोंग टेस्ट, पैटर्न डिज़ाइन टेस्ट, इमीडिएट मेमोरी टेस्ट या फिर पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट, है ना। ये सभी के सभी आपको याद रखना है। कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर बी 5 होते हैं। एक बार फिर से दोहरा देते हैं, भाटिया बैटरी परीक्षण में 5 उप परीक्षण होते हैं। ठीक है, कोर्स ब्लैक डिज़ाइन टेस्ट, पास अलोंग टेस्ट, पैटर्न डिज़ाइन टेस्ट, इमीडिएट मेमोरी टेस्ट या फिर पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोगों ने जो साइकोलॉजी है उसके लगभग 30 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। कितने क्वेश्चन को? 30 क्वेश्चन को। आपको कितने सही हुए हैं आउट ऑफ 30 में से? और साथ ही में यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो नेक्स्ट क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और न्यू क्लास में।